हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज से मैं आप सभी को व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी का ये व्याकरण एक ऐसा विषय है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे हम सीयूटी की तैयारी करें, नेट की तैयारी करें, टीजीटी पीजीटी में किसी भी विषय की तैयारी करें, या केवीएस की तैयारी करें, एनवीएस की, DSSB की, या कोई भी एग्जाम हो। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये विषय ना पूछा जाता हो। जबकि चाहे स्कूल लेवल में देखें या कॉलेज लेवल में देखें, हर एग्जाम में इस विषय से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हर एग्जाम में ये विषय पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को अपनी को शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराता है। यानी कि जो नियम हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने में, बोलने में मदद करे, तो वो हमारे व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। भाषा की संरचना के ये नियम सीमित होते हैं और भाषा की अभिव्यक्तियां असीमित होती है। यानी कि भाषा की जो अभिव्यक्तियां हैं वो तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन भाषा की संरचना के जो नियम होते हैं वो सीमित होते हैं, वो थोड़े ही होते हैं। तो एक एक नियम असंख्य अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है। यानी कि किसी भी भाषा को जो हम लिखते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, उनको शुद्ध रूप से लिखने में या किसी शब्द को उच्चारण करने में एक नियम होता है। तो उन नियमों को ही इसमें हम जानते हैं। तो एक एक नियम, क्या कहा गया कि एक एक जो नियम है वो असंख्य अभिव्यक्ति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। भाषा के इन नियमों का एक साथ जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो वो शास्त्र क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। यानी कि आसान शब्दों में हम देखें तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें नियम बताए गए हैं कि किसी भाषा को शुद्ध रूप से कैसे बोला जाएगा, उसको कैसे लिखा जाएगा, तो ये हमें उसमें बताया जाता है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले नियम बताए गए हों। तो जैसे कि अगर हम कोई उदाहरण देखें, इसमें दिया गया है उदाहरण कि सीता पेड़ पर चढ़ता है, कि सीता पेड़ पर चढ़ता है। और दूसरा उदाहरण क्या दिया गया, हम सभी जाएगा। तो ये जो नियम है अगर उसके अनुसार हम देखें तो ये दोनों ही वाक्य क्या है, अशुद्ध हैं। पहले वाक्य में क्या अशुद्ध है कि जो सीता है वो क्या है, जो हमारा एक कर्ता है, ये क्या है, एक स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग के साथ में क्रिया का जो रूप है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, चढ़ता। लेकिन जो सही जो आएगा क्रिया का रूप वो आएगा चढ़ती। तो क्या वाक्य बन जाएगा फिर कि सीता पेड़ पर चढ़ती है, यानी कि सीता पेड़ पर चढ़ती है। तो ये जो हमारा सही वाक्य हो जाएगा। दूसरे वाक्य में क्या है, जो करता है वो बहुवचन है। जैसे कि हम, इसमें दिया गया हम सभी जाएगा, तो हम क्या आ गई, हम में तो ये पता लग रहा है कि हम शब्द से इस शब्द का बोध होता है कि वो बहुत ज्यादा है, तो बहुवचन आ गया। तो बहुवचन के साथ में क्या आएगा, हम सब जाएंगे, जाएगा नहीं, जाएंगे आएगा। तो वाक्य जब हम बहुवचन है तो उसके साथ में हम बहुवचन क्रिया लगाएंगे, और अगर एक वचन है तो एक वचन लगाएंगे। स्त्रीलिंग है तो उसी के अनुसार हम कर्ता की क्रिया लगाएंगे, और अगर पुल्लिंग है तो उसके अनुसार हम क्रिया की हम रूप लगा देंगे। दूसरा उदाहरण जैसे अगर हम देखें, मार दिया कौन ने राम श्याम। तो इस उदाहरण से हमें किसी भी प्रकार का अर्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो इस वाक्य में क्या है, अर्थ स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि कर्ता, कर्म और कारक जो चिन्ह है वो निश्चित स्थान पर नहीं है। आगे हम देखें कि व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं। जो व्याकरण के अंग हैं, व्याकरण के मुख्य कितने अंग माने गए हैं, तो 4 अंग माने गए हैं व्याकरण के। कौन कौन से, इसमें आएगा हमारा वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। इनका हमें क्या करना है, इनका हम वर्णन करेंगे, इनके बारे में हम जानेंगे, इनका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इसलिए व्याकरण के मुख्यतः कितने भाग हैं, 4 भाग है। या व्याकरण के 4 अंग है, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। इसी कारण व्याकरण के मुख्यतः 4 विभाग हो गए। कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो ये हमारे क्या है, व्याकरण के मुख्य 4 विभाग हैं। आगे देखें, अगर जो हम व्याकरण के जो विभाग किए गए हैं
तो उनको बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये क्या हैं, और इनकी जो विस्तार से चर्चा जो है फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा आएगा वो आएगा वर्ण विचार, जिसको हम अक्षर, वर्ण क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। तो ये वर्ण क्या होते हैं, भाषा की उस छोटी ध्वनि को या उस इकाई को हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए जैसे कि ये बताया गया यहाँ पे, जैसे अ है, ब, म, ल, प, ह, ये क्या है, एक वर्ण है। हमारी जो वर्णमाला है वो वर्णों के योग से बनी है, तो उन सब के समूह से हमारी वर्णमाला बनी है। तो जब हम भाषा की जो सबसे छोटी इकाई अगर हम देखेंगे तो वो क्या कहलाती है, उसको ध्वनि कह सकते हैं, उसको इकाई कह सकते हैं। तो उसको क्या है, वो हमारा वर्ण है। वर्ण क्या होते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि अ है, अ के हम टुकड़े नहीं कर सकते। ब है, बा के हम टुकड़े नहीं कर सकते। और इसमें क्या करेंगे, हम जो वर्ण विचार करेंगे तो उसके अंतर्गत हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे, वर्णों के कौन कौन से भेद होते हैं उसके बारे में जानेंगे, उसके उच्चारण के, यानी कि वर्णों का जब उच्चारण करेंगे तो उनका स्थान कौन कौन सा है, किस तरीके से उनका उच्चारण करेंगे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, संधि का अध्ययन, इन सब का अध्ययन जो है हम किसके अंतर्गत करेंगे, वर्ण विचार के अंतर्गत हम करेंगे। दूसरा जो विभाग आता है वो आता है शब्द विचार। शब्द क्या होते हैं, वर्णों के योग से जिसकी उत्पत्ति होती है वो शब्द कहलाते हैं। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं, और इनका क्या होता है, कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने कुछ भी वर्ड जोड़ दिया या कुछ भी वर्णों को जोड़ दिया और उससे जो शब्द बना, तो वो शब्द तब तक नहीं कहलाएगा जब तक उसका कोई अर्थ ना निकले। जैसे कि कमल है, कमल क वर्ण घन, म वर्ण और घन ल, इसमें कितने वर्ण आ गए, इसमें ये 3 वर्ण आ गए। कौन कौन से, क, म और ल, ये 3 वर्ण हैं। इन 3 वर्णों को जुड़ करके कौन सा शब्द बना है, कमल बना है। और कमल, इसके इसका अर्थ क्या निकलेगा, कमल इसका जब हम अर्थ निकालेंगे तो कोई एक पुष्प है, पुष्प रूप में इसका जो अर्थ निकलता है। दूसरा है राकेश, राकेश। तो इस तरीके से जब हम इस शब्दों को जब जोड़ेंगे, इन वर्णों को जोड़ेंगे, तो राकेश शब्द बना। राकेश शब्द से क्या अर्थ निकला कि राकेश शब्द जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति के होने का अर्थ हमें बता रहा है। भोजन, भोजन शब्द से क्या है कि कोई खाने की वस्तु है, तो इस तरीके से हमें भोजन से पता लग रहा है। पानी, पानी से किस अर्थ का बोध हो रहा है कि ये कोई पीने की वस्तु है। कानपुर, कानपुर शब्द से किसी शहर के होने का बोध हो रहा है। तो इस तरीके से जब तक किसी वर्णों के समूह का कोई अर्थ ना निकले तो वो हमारा शब्द नहीं कहला सकता। इसमें अर्थ का विशेष स्थान होता है। आगे देखें पद, पद विचार क्या होते हैं। तो इसमें क्या है, पद भेद, पद रूपांतरण तथा उनके प्रयोग आदि पर विचार किया जाएगा। पद क्या है, शब्द जो होते हैं वो वर्णों के योग से बनते हैं, और जब शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो पद कहलाते हैं। तो इस पद विचार के अंतर्गत पद के क्या भेद होते हैं, यानी कि शब्दों के क्या भेद होते हैं, शब्द रूपांतरण क्या है, उनके प्रयोग कैसे किया जाता है, इन सब के ऊपर हम विचार करेंगे, उन सब के बारे में जानेंगे। और जो हमारा चौथा आता है वो आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार यानी कि जो शब्द है, अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। ये शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराते हैं। जैसे कि सब घूमने जाते हैं, होता है कि सब घूमने जाते हैं, तो इससे ये ज्ञान हो रहा है, हमें इस अर्थ का बोध हो रहा है कि सब यानी कि बहुत से व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं, कहीं किसी स्थान पर घूमने जा रहे हैं, वो गए हैं घूमने के लिए। मोहन सिनेमा देखता है, इससे क्या पता लगता है कि मोहन जो है सिनेमा देख रहा है। तो इस तरीके से हमें अर्थ के क्या हो रहे हैं, इनके बोध हो रहा है, अर्थ का बोध हो रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या करेंगे हम, वाक्य, उसके अंग क्या होते हैं, पदबंध क्या होते हैं, विराम चिन्ह क्या होते हैं, इन सब पर विचार किया जाता है।
तो इस तरीके से वाक्य के अंग कौन कौन से हैं? 4 अंग हो गए, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। और व्याकरण के क्या हो गए? विभाग हो गए। कौन कौन से? जैसे कि वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो इनके बारे में हम जो है बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो वो हम किस में करेंगे? वो हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना कि इस वीडियो में जाना है हमने कि जो व्याकरण होता है वो क्या होता है, उसके अंतर्गत नियम होते हैं जो हमें किस चीज़ का ज्ञान कराते हैं। वो हमें शुद्ध रूप से लिखने का, बोलने का, पढ़ने का, इन सब का ज्ञान कराता है। नियमों के अंतर्गत ही, नियमों के माध्यम से, उनके सहयोग से ही हम शुद्ध रूप से लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। ये क्या है? हमारे व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। व्याकरण के अंग के बारे में हमने जाना, उनके उप विभाग के बारे में जाना, उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। जैसे कि वर्ण विचार है, उसके अंतर्गत क्या आएगा कि वर्ण क्या होता है? एक छोटी ऐसी इकाई होती है, ध्वनि होती है, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर वर्णों के योग से क्या बनते हैं? वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। और जब वे शब्द बनते हैं तो उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। जब शब्द हैं किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो पद कहलाते हैं। और जब पदों का जो समूह होता है तो उनसे क्या बनेगा? उनसे हमारे वाक्य बनेंगे। तो वाक्य का भी कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और जो भी स्टूडेंट अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो बेहतर तरीके से कर सके। जो मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ के साथ ऑल बटन को भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। साथ के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो भी उस लिंक पर जा कर के उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।